नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका हमारे चैनल श्री एजुकेशन पर। तो दोस्तों, जैसे कि आप सब जानते हैं कि इंडियन पॉलिटी की टेस्ट सीरीज स्टार्ट की गई है, तो ये हमारा लेक्चर नंबर 4 है। इससे पहले वाले वीडियो हमने भारत का संवैधानिक इतिहास, संविधान सभा और संविधान की उद्देशिका, इन तीनों चैप्टर के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे वो आपको पढ़ा दिए थे। अगर आपने ये वाला वीडियो हमारा नहीं देखा है तो इसे ज़रूर देख लीजिएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया गया है। और आज के इस वीडियो हम संविधान के स्रोत, इससे संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को पढ़ने वाले हैं। ये वही क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं और आपकी आने वाली परीक्षा में भी पूछे जा सकते हैं। तो अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। और यहाँ पे वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको मालूम होना चाहिए कि संविधान के स्रोत ये क्या है। तो देखिए, जब हमारे संविधान का निर्माण किया जा रहा था तो संविधान सभा के द्वारा अलग अलग देशों के संविधान का अध्ययन किया गया। तो जब अलग अलग देशों के संविधान का अध्ययन किया गया तो उन देशों की जो अच्छी अच्छी बातें थी वो हमारे संविधान में ले ली गई हैं। आप कह सकते हैं कि भारतीय संविधान का जो 30% पार्ट है ये हमने दूसरे देशों के संविधान से कॉपी किया है, जबकि भारतीय संविधान का जो 70% पार्ट है ये हमने भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया है। भारत शासन अधिनियम 1935 की बहुत सी बातें ऐसी थी जिसे हमने संविधान में डायरेक्ट ही ले लिया है, और कुछ बातें इसकी ऐसी थी जिसमें थोड़ा बहुत संशोधन करके हमारे संविधान में ले लिया गया है। और जो 30% पार्ट हमने दूसरे देशों के संविधान से लिया है वही आज के इस वीडियो हमने पढ़ना है कि किस देश के संविधान से क्या लिया है। जैसे कुछ बातें हमने अमेरिका के संविधान से ली हैं, कुछ रूस के संविधान से ली हैं, कुछ कनाडा के संविधान से ली हैं। तो आज के इस वीडियो में यही बताने वाले हैं कि किस देश के संविधान से क्या चीज़ ली गई है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार किस देश से लिया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रूस के संविधान से। भारत के संविधान में जो मौलिक कर्तव्य हैं ये रूस के संविधान से लिए गए हैं। ठीक है, और यहाँ पे मौलिक कर्तव्य के बारे में आपको मालूम होना चाहिए कि भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य का उल्लेख किया गया है। तो भारतीय संविधान के भाग 4A में मौलिक कर्तव्य का उल्लेख किया गया है। ठीक है, अगर ये पूछा जाए मौलिक कर्तव्य का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है तो मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख आर्टिकल 51A में किया गया है। आर्टिकल 51A में मौलिक कर्तव्य का उल्लेख किया गया है। ठीक है, देखिए, जब हमारा मूल संविधान बनकर तैयार हुआ था तो मौलिक कर्तव्य हमारे संविधान में सम्मिलित नहीं थे। मौलिक कर्तव्यों को हमारे संविधान में बाद में जोड़ा गया है। कब जोड़ा गया ये भी मालूम होना चाहिए। तो 42वां संविधान संशोधन 1976 में जब किया गया था तब मौलिक कर्तव्यों को हमारे संविधान में जोड़ा गया था। देखिए, जब 42वां संविधान संशोधन 1976 में किया गया था, जब मौलिक कर्तव्यों को हमारे संविधान में जोड़ा गया था तो उस समय हमारे संविधान में कुल 10 मौलिक कर्तव्य थे, लेकिन वर्तमान में हमारे संविधान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं। तो आपको मालूम होना चाहिए कि 11वां मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया हमारे संविधान में। तो 11वां मौलिक कर्तव्य जो है इसे हमारे संविधान में 86वां संविधान संशोधन जब 2002 में किया गया था तब जोड़ा गया था। ठीक है, तो अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए 11वां मौलिक कर्तव्य संविधान में कब जोड़ा गया तो 86वां संविधान संशोधन 2002 में जब किया गया था तब 11वां मौलिक कर्तव्य हमारे संविधान में जोड़ा गया। और मौलिक कर्तव्य को हमारे संविधान में कब जोड़ा गया ये पूछा जाए तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत मौलिक कर्तव्यों को हमारे संविधान में जोड़ा गया था। उस समय हमारे संविधान में कुल 10 मौलिक कर्तव्य थे, लेकिन वर्तमान में हमारे संविधान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं। ये सभी क्वेश्चन एग्जाम में सीधे ही पूछे गए हैं, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में डीपीएसपी यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व की प्रेरणा कहाँ से अंगीकार यानी कि अडॉप्ट की गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आयरलैंड से। हमारे भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का भी उल्लेख किया गया है जो कि हमने आयरलैंड के संविधान से अडॉप्ट किया है। यहाँ पे आपको मालूम होना चाहिए कि भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किस भाग में किया गया है। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 4 में किया गया है। ठीक है, भाग 4 जो है ये डीपीएसपी से संबंधित है। अगर ये पूछा जाए डीपीएसपी से संबंधित अनुच्छेद कौन कौन से हैं तो आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक है जो है ये डीपीएसपी से संबंधित है। ठीक है, अगर आपसे ये पूछ लिया जाए किसने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को संविधान की मूल आत्मा कहा है तो ग्रेनविल ऑस्टिन ने संविधान के नीति निर्देशक तत्वों को संविधान की मूल आत्मा कहा है। ठीक है,
तो ये सभी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में उद्देशिका या प्रस्तावना की भाषा को किस देश से लिया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। देखिए हमारे भारत के संविधान में जो प्रस्तावना लिखी गई है, प्रस्तावना के अंदर जो कंटेंट लिखा है यानी कि जो भाषा लिखी है, ये हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से कॉपी किया है। ठीक है, अगर ये पूछ लिया जाए उद्देशिका का विचार जो है ये किस देश के संविधान से लिया गया है, तो उद्देशिका का जो विचार है ये संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। हमारे संविधान की एक प्रस्तावना होनी चाहिए, ये विचार हमने संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से कॉपी किया है, जबकि प्रस्तावना के अंदर जो कंटेंट लिखा है, जो भाषा लिखी है, ये हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया है। ठीक है, और यहाँ पे प्रस्तावना शब्द आ गया है, तो आपको मालूम होना चाहिए कि हमारे भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किन शब्दों को बाद में जोड़ा गया था। तो कुल 4 शब्दों को हमारे संविधान की प्रस्तावना में बाद में जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया था? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 में जब किया गया था, तब 4 शब्दों को प्रस्तावना में जोड़ा गया था। ये 4 शब्द कौन कौन से, ये भी मालूम होना चाहिए। तो देखिए, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, इन 4 शब्दों को हमारे संविधान की प्रस्तावना में 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया था। यहाँ पे उद्देशिका शब्द आया, तो इससे संबंधित भी 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मालूम होने चाहिए। अगर आपसे ये पूछ लिया संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव जो है ये किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था, तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया था। इस उद्देश्य प्रस्ताव को कब लाया गया था? तो 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इस उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा में लाया गया था। अगर ये पूछ ली जाए इस उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा के द्वारा कब स्वीकार किया गया था, तो 22 जनवरी 1947 को इस उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा के द्वारा स्वीकार किया गया था। तो इतनी इंपॉर्टेंट बातें थी इस क्वेश्चन के बारे में। ये सभी क्वेश्चन एग्जाम में सीधे ही पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत की संसदीय प्रणाली किस देश से प्रभावित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इंग्लैंड से। भारत की जो संसदीय प्रणाली है ये इंग्लैंड से प्रभावित है। यहाँ पे संसद शब्द आया है, तो आपको मालूम होना चाहिए कि भारतीय संविधान में संसद के कितने अंग हैं। तो भारतीय संविधान में संसद के 3 अंग हैं। कौन कौन से? लोकसभा है, राज्यसभा है और राष्ट्रपति है। ये 3 अंग हैं भारतीय संविधान में संसद के। अगर ये पूछा जाए संसद का उल्लेख किस आर्टिकल में किया गया है, तो आर्टिकल 79 में संसद का उल्लेख किया गया है, जिसमें ये कहा गया है कि संघ के लिए एक संसद होगी जो कि राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनेगी। ठीक है, अगर आपसे ये पूछ लिया है लोकसभा के गठन का प्रावधान किस आर्टिकल में किया गया है, तो लोकसभा के गठन का प्रावधान आर्टिकल 81 में किया गया है, जबकि राज्यसभा के गठन का प्रावधान आर्टिकल 80 में किया गया है। ठीक है, अगर ये पूछा जाए लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो लोकसभा का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का होता है, जबकि राज्यसभा के सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष का होता है। देखिए, जो राज्यसभा के 1/3 सदस्य हैं ये हर 2 साल के बाद अवकाश ग्रहण करते हैं और इनके स्थान पर नए सदस्यों का निर्वाचन किया जाता है। ठीक है, अगर ये पूछ ली जाए लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, तो लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु जो है वो 25 वर्ष होनी चाहिए, जबकि राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, अगर ये पूछ लिया जाए वर्तमान में लोकसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है, तो वर्तमान में लोकसभा में सदस्यों की जो संख्या है वो 545 है, जबकि राज्यसभा में वर्तमान में सदस्यों की संख्या जो है वो 245 है। ठीक है, अगर आपसे ये पूछ जाए लोकसभा के कितने सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं, तो लोकसभा के 2 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। ये 2 सदस्य कौन से होते हैं, तो ये 2 सदस्य जो होते हैं ये आंग्ल भारतीय समुदाय के होते हैं, जो कि राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। जबकि राज्यसभा के कितने सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं, तो राज्यसभा के 12 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं, जो कि समाज सेवा, विज्ञान, कला, साहित्य के क्षेत्र से संबंधित होते हैं। तो इतनी इंपॉर्टेंट बातें मालूम होनी चाहिए थी आपको इस क्वेश्चन के बारे में। ये सभी क्वेश्चन एग्जाम में सीधे ही पूछे गए हैं, इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में एकल नागरिकता यानी कि सिंगल सिटीजनशिप को किस देश से लिया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ब्रिटेन से। भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया है, जो कि हमने ब्रिटेन से लिया है। ठीक है,
देखिए, हमारे देश के सभी नागरिकों के पास एकल नागरिकता है। जो हमारे देश के सभी नागरिक हैं, वो क्या कहलाते हैं? वो भारतीय कहलाते हैं, ठीक है? वो ये नहीं कहलाते कि वो पंजाब के नागरिक हैं, राजस्थान के नागरिक हैं, ऐसा नहीं कहलाते हैं। भारत के सभी नागरिक जो है वो भारतीय कहलाते हैं। अगर ये पूछ लिया जाए किस देश में दोहरी नागरिकता का प्रावधान किया गया है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका में दोहरी नागरिकता का प्रावधान किया गया है। देखिए, जो संयुक्त राज्य अमेरिका के लोग हैं, एक तो इनके पास संयुक्त राज्य अमेरिका की नागरिकता है, दूसरी जिस राज्य में वो रहते हैं उस राज्य की भी नागरिकता उनके पास है, ठीक है? यहाँ पे नागरिकता शब्द आया है तो इससे संबंधित भी आपको कुछ बातें मालूम होनी चाहिए। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए नागरिकता का प्रावधान भारतीय संविधान के किस भाग में किया गया है, तो भारतीय संविधान के भाग 2 में नागरिकता का प्रावधान किया गया है। और नागरिकता से संबंधित आर्टिकल कौन कौन से हैं, तो आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक नागरिकता से संबंधित हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रभावित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दक्षिण अफ्रीका। भारतीय संविधान में जो संशोधन प्रक्रिया है ये दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। देखिए, हमारे भारत के संविधान में भी परिवर्तन किया जा सकता है, इसका प्रावधान भी हमारे संविधान में किया गया है, ठीक है? अगर ये पूछा जाए संविधान संशोधन का उल्लेख किस भाग में किया गया है, तो संविधान के भाग 20 में संविधान संशोधन का उल्लेख किया गया है। और संविधान संशोधन से संबंधित आर्टिकल कौन सा है, तो आर्टिकल 368। आर्टिकल 368 जो है ये संविधान संशोधन से संबंधित है। हमारे संविधान में भी परिवर्तन किया जा सकता है, बदलाव किया जा सकता है। ये प्रावधान किसे प्रदान किया गया है, तो ये प्रावधान जो है ये संसद को प्रदान किया गया है। अगर ये पूछा जाए भारतीय संविधान में संशोधन करने की शक्ति किसे प्रदान की गई है, तो भारतीय संविधान में संशोधन करने की जो शक्ति है वो संसद को प्रदान की गई है, ठीक है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट डाउन कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, संसदीय शासन प्रणाली सबसे पहले किस देश में विकसित हुई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ब्रिटेन में। संसदीय शासन प्रणाली जो है ये सबसे पहले ब्रिटेन में विकसित हुई और हमारे संविधान में जो संसदीय शासन प्रणाली है ये ब्रिटेन से ही ली गई है। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां निम्नलिखित में से किस देश की देन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जर्मनी के संविधान से। हमारे संविधान में जो राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों का उल्लेख किया गया है ये हमने जर्मनी के संविधान से लिया है। और यहाँ पे आपातकालीन शब्द आ गया तो आपको मालूम होना चाहिए कि आपातकाल उपबंध का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में किया गया है, तो भारतीय संविधान के भाग 18 में आपातकाल उपबंध का उल्लेख किया गया है। अगर ये पूछे जाए आपातकाल उपबंध से संबंधित अनुच्छेद कौन कौन से हैं, तो अनुच्छेद 352 से लेकर 360 तक जो है ये आपातकाल उपबंध से संबंधित है, ठीक है? अगर ये पूछा जाए भारतीय संविधान में कितने प्रकार के आपातकाल का उल्लेख किया गया है, तो भारतीय संविधान में कुल 3 प्रकार के आपातकाल का उल्लेख किया गया है। कौन कौन से? राष्ट्रीय आपात यानी कि नेशनल इमरजेंसी, दूसरा है राज्यों में राष्ट्रपति शासन और तीसरा है वित्तीय आपात, ठीक है? 3 प्रकार के आपातकाल का उल्लेख हमारे भारतीय संविधान में किया गया है, नेशनल इमरजेंसी, राज्यों में राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपात। अगर ये पूछा जाए भारतीय संविधान में अब तक कितनी बार नेशनल इमरजेंसी लगाई जा चुकी है, तो भारत में अब तक 3 बार नेशनल इमरजेंसी लगाई जा चुकी है। कब कब लगाई गई थी, तो एक बार 1962 में लगाई गई थी, एक बार 1971 में लगाई गई थी और एक बार 1975 में लगाई गई थी। तो 3 बार अब तक हमारे देश में राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा चुका है। अगर ये पूछा जाए राज्यों में राष्ट्रपति शासन अब तक कितनी बार लगाया जा चुका है, तो राज्यों में अब तक राष्ट्रपति शासन जो है वो लगभग 124 बार लगाया जा चुका है। ये पूछा जाए सबसे पहले किस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया गया था, तो सबसे पहले पंजाब राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। कब लगाया गया था, तो 1951 में लगाया गया था, ठीक है? अगर ये पूछ लिया जाए अब तक भारत में वित्तीय आपात कितनी बार लगाया जा चुका है, तो अब तक भारत में एक भी बार वित्तीय आपातकाल नहीं लगाया गया है। तो ये सभी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निर्माण में सर्वाधिक गंभीर प्रभाव निम्नलिखित में से किसने छोड़ा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत सरकार अधिनियम 1935। जैसा कि अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि भारत सरकार अधिनियम 1935 से हमारे संविधान का 70% पार्ट लिया गया है, ठीक है? आप कह सकते हैं हमारे संविधान के 395 अनुच्छेदों में से जो लगभग 250 अनुच्छेद हैं ये सीधे ही भारतीय शासन अधिनियम 1935 से लिए गए हैं और जो 30% पार्ट है भारतीय संविधान का ये हमने दूसरे देशों के संविधान से कॉपी किया है, ठीक है? तो आज की इस वीडियो में यही पढ़ रहे हैं कि किस देश के संविधान से क्या लिया गया है, ठीक है?
तो जैसे यहाँ पे भारत शासन अधिनियम 1935 की बात हो रही है, तो आपको मालूम होना चाहिए कि भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत किन किन चीज़ों का प्रावधान किया गया था। तो देखिए, भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत ही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी। कब की गई थी? तो 1 अप्रैल 1935 को की गई थी। और भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत ही संघीय न्यायालय यानी कि फेडरल कोर्ट की स्थापना का प्रावधान भी किया गया था। और संघीय न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? तो 1937 ईस्वी में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी। ये दोनों ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संघात्मक शासन व्यवस्था को सबसे पहले किस देश ने अपनाया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कनाडा ने। तो संघात्मक शासन व्यवस्था को सबसे पहले कनाडा ने अपनाया था। और हमारे भारतीय संविधान में भी संघात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया गया है। ये किस देश से लिया गया है ये पूछा जाए तो कनाडा देश से ही लिया गया है। ठीक है, भारतीय संविधान में संघात्मक शासन व्यवस्था जो है ये कनाडा से ही ली गई है। यहाँ पे आपको मालूम होना चाहिए संघात्मक शासन व्यवस्था, इसके तहत क्या किया जाता है। तो संघात्मक शासन व्यवस्था के तहत जो राष्ट्रपति होता है ये कार्यपालिका का नाम मात्र का प्रधान होता है। कार्यपालिका की जो वास्तविक शक्तियां होती हैं ये मंत्री परिषद के पास होती हैं। और जो मंत्री परिषद का मुखिया होता है वो प्रधानमंत्री होता है। तो हमारे भारत में संघात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया गया है। तो इसके तहत जो हमारे भारत के राष्ट्रपति हैं ये कार्यपालिका के नाम मात्र के प्रधान हैं। कार्यपालिका की जो वास्तविक शक्तियां हैं ये मंत्री परिषद के पास होती हैं। मंत्री परिषद का जो प्रमुख है वो हमारे देश का प्रधानमंत्री है। ठीक है, तो अगर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कार्यपालिका का नाम मात्र का प्रधान कौन होता है तो वो हमारे भारत का राष्ट्रपति होता है। और कार्यपालिका की वास्तविक शक्तियों का प्रयोग कौन करता है तो वो हमारे भारत के प्रधानमंत्री करते हैं। ये दोनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का नियम किस देश के संविधान से लिया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आयरलैंड के संविधान से। जैसे कि आप सब जानते हैं कि राज्यसभा के 12 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। ये जो नियम है ये हमने आयरलैंड के संविधान से लिया है। तो सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि वर्तमान में राज्यसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है। तो वर्तमान में राज्यसभा में जो सदस्यों की संख्या है वो 245 है। तो इन 245 सदस्यों में से जो 12 सदस्य हैं ये राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। अगर ये पूछा जाए किस आर्टिकल के तहत राष्ट्रपति को राज्यसभा के 12 सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार प्रदान किया गया है तो आर्टिकल 80 के पहले क्लॉज में राष्ट्रपति को राज्यसभा के 12 सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार प्रदान किया गया है। ठीक है, और ये 12 सदस्य कौन से होते हैं? तो ये 12 सदस्य जो होते हैं ये साहित्य, विज्ञान, कला, समाज सेवा के क्षेत्र से संबंधित होते हैं जिसे राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। ठीक है, अगर ये पूछा जाए लोकसभा के कितने सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं तो लोकसभा के 545 सदस्यों में से जो 2 सदस्य हैं ये राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। ये 2 सदस्य कौन से होते हैं? तो ये 2 सदस्य जो होते हैं वो आंग्ल भारतीय समुदाय के होते हैं। ठीक है, अगर ये पूछा जाए किस आर्टिकल के तहत राष्ट्रपति को लोकसभा के 2 सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार प्रदान किया गया है तो आर्टिकल 331। आर्टिकल 331 के तहत राष्ट्रपति को लोकसभा के 2 आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार प्रदान किया गया है। ये एग्जाम में क्वेश्चन सीधे ही पूछा गया है। तो जो भी क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछे गए हैं वो आपको साथ में ही साथ बताए जा रहे हैं, तो इसे नोट डाउन कर लीजिए। एग्जाम में यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किसकी प्रेरणा पर आधारित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कनाडा की। भारतीय संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किया गया है और ये हमने कनाडा के संविधान से लिया है। ठीक है, अगर आपसे ये पूछा जाए केंद्र और राज्य के बीच संबंध का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में किया गया है? केंद्र और राज्य के बीच संबंध का जो उल्लेख है ये भारतीय संविधान के भाग 11 में किया गया है। अगर ये पूछा जाए केंद्र और राज्यों के बीच संबंध का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है तो अनुच्छेद 245 से लेके अनुच्छेद 263 तक जो है ये केंद्र और राज्यों के बीच संबंध से संबंधित हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा किस देश से ली गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। भारतीय संविधान में जो समवर्ती सूची है ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि केंद्र और राज्यों के बीच
शक्तियों का विभाजन किया गया है भारतीय संविधान में। तो इसी के तहत भारतीय संविधान में 3 प्रकार की सूचियों का निर्माण किया गया है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। इन 3 प्रकार की सूचियों का निर्माण हमारे संविधान में किया गया है। संघ सूची के विषयों पर कानून बनाने का जो अधिकार है वो संसद को प्रदान किया गया है, जबकि राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार राज्य की विधानमंडल को प्रदान किया गया है, और समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार जो है ये केंद्र और राज्य दोनों को प्रदान किया गया है। ठीक है, तो ये तीनों ही क्वेश्चन एग्जाम में सीधे ही पूछे गए हैं, इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको और मालूम होना चाहिए, अगर आपसे ये पूछा जाए संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, इन तीनों सूचियों में जो विषय दिए गए हैं इनका उल्लेख किस अनुसूची में किया गया है? तो इन तीनों सूचियों में जो विषय दिए गए हैं इनका उल्लेख संविधान की अनुसूची 7 में किया गया है। ठीक है, अनुसूची 7 में संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में दिए गए विषयों का उल्लेख किया गया है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, विधि के समक्ष समता कहाँ से ली गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ब्रिटेन से। विधि के समक्ष समता ये जो शब्द है ये हमने ब्रिटेन से लिया है। आपको मालूम होना चाहिए विधि के समक्ष समता, इसका उल्लेख भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में किया गया है? तो आर्टिकल 14 में विधि के समक्ष समता का उल्लेख किया गया है। विधि के समक्ष समता, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि कानून के सामने सभी समान हैं, चाहे अमीर व्यक्ति है चाहे गरीब व्यक्ति है, तो कानून के सामने सभी समान हैं। सेम अगर कोई भी व्यक्ति चाहे अमीर हो चाहे गरीब अपराध करता है कोई, तो उन दोनों को सेम सजा दी जाएगी, उनमें कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा कि वो अमीर व्यक्ति है तो उसे कम सजा दी जाएगी, ऐसा कोई भी प्रावधान हमारे संविधान में नहीं किया गया है। दोनों ही व्यक्तियों को इक्वल सजा दी जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कानून के समान संरक्षण ये कहाँ से ली गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अमेरिका से। तो देखिए, कानून के समान संरक्षण ये जो वाक्य है ये हमने अमेरिका के संविधान से लिया है। और कानून के समान संरक्षण इसका उल्लेख किस आर्टिकल में किया गया है? तो इसका उल्लेख भी आर्टिकल 14 में ही किया गया है। देखिए, आर्टिकल 14 में विधि के समक्ष समता और कानून के समान संरक्षण की बात कही गई है। विधि के समक्ष समता का मतलब तो आपको मालूम ही पड़ गया कि कानून के सामने सभी समान है, चाहे अमीर व्यक्ति है चाहे गरीब व्यक्ति है, कानून के सामने सभी व्यक्ति समान है। ठीक है, और कानून के समान संरक्षण इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब ये है कि समान परिस्थितियों में सभी व्यक्तियों के साथ समान व्यवहार किया जाएगा, उनके साथ कोई भी पक्षपात या भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अमेरिका से। हमारे संविधान में राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का भी उल्लेख किया गया है, जो कि हमने अमेरिका के संविधान से लिया है। ठीक है, यहाँ पे आपको मालूम होना चाहिए राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख किस आर्टिकल में किया गया है? तो आर्टिकल 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। यहाँ पे राष्ट्रपति शब्द आया है, तो इससे संबंधित भी बहुत से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मालूम होने चाहिए। अगर आपसे ये पूछे जाए भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो भारत का प्रथम नागरिक जो होता है वो हमारे भारत का राष्ट्रपति ही होता है। अगर ये पूछा जाए किस आर्टिकल में ये कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, तो आर्टिकल 52 में ये बताया गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। और राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु जो है वो 35 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, अगर ये पूछा जाए राष्ट्रपति का वेतन कितना होता है? तो राष्ट्रपति का वेतन 5 लाख रुपए होता है। अगर ये पूछा जाए राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो राष्ट्रपति का कार्यकाल जो होता है वो 5 वर्ष का होता है। और राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति को जो शपथ है वो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस होते हैं वही राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। अगर ये पूछा जाए किस आर्टिकल में राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है? तो आर्टिकल 123 में राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है। और हमारे भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो हमारे भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे ये हमारे भारत के पहले राष्ट्रपति थे। अगर ये पूछा जाए हमारे भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो प्रतिभा पाटिल। प्रतिभा पाटिल हमारे भारत की पहली महिला राष्ट्रपति थी। और वर्तमान में हमारे भारत के राष्ट्रपति कौन हैं? तो रामनाथ कोविंद। रामनाथ कोविंद जो हैं ये वर्तमान में हमारे भारत के राष्ट्रपति हैं। कौन से नंबर के राष्ट्रपति हैं? तो ये हमारे भारत के 14वें राष्ट्रपति हैं। ठीक है, 14th राष्ट्रपति हैं ये हमारे भारत के रामनाथ कोविंद जी। ठीक है, तो
तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारे संविधान में मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अमेरिका के संविधान से। हमारे संविधान में मौलिक अधिकार का भी उल्लेख किया गया है और ये हमने अमेरिका के संविधान से लिया है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि मौलिक अधिकार का उल्लेख संविधान के किस भाग में किया गया है। तो मौलिक अधिकार का उल्लेख संविधान के भाग 3 में किया गया है। और मौलिक अधिकार से संबंधित आर्टिकल कौन से हैं? तो आर्टिकल 12 से 35 तक जो हैं ये मौलिक अधिकार से संबंधित है। देखिए, जब हमारा मूल संविधान बनकर तैयार हुआ था तो हमें कुल 7 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे। जो 7वां मौलिक अधिकार था संपत्ति का अधिकार, इसे अब मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया गया है और इसे अब कानूनी अधिकार बना दिया गया है। ठीक है, तो वर्तमान में हमारे संविधान में कुल 6 मौलिक अधिकार हैं। ये 6 मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं ये भी आपको मालूम होना चाहिए। तो देखिए, पहला है समता का अधिकार, दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, और चौथा है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, और 5वां है संस्कृत और शिक्षा संबंधी अधिकार, और छठा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो वर्तमान में हमें ये 6 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। और यहाँ पे संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है, इससे संबंधित भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मालूम होना चाहिए। अगर आपसे ये पूछ जाए संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की हृदय और आत्मा किसने कहा है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की मूल आत्मा और हृदय कहा है। संवैधानिक उपचारों के अधिकार से संबंधित आर्टिकल कौन सा है? तो आर्टिकल 32 जो है ये संवैधानिक उपचार के अधिकार से संबंधित है। तो ये सभी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में उपराष्ट्रपति का पद किस देश के संविधान से लिया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अमेरिका के संविधान से। हमारे भारत के संविधान में उपराष्ट्रपति के पद का भी उल्लेख किया गया है, जो कि हमने अमेरिका के संविधान से कॉपी किया है। आपको मालूम होना चाहिए कि किस आर्टिकल में ये कहा गया है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। तो आर्टिकल 63 में ये कहा गया है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। और जो आर्टिकल 64 है, इसमें ये कहा गया है कि जो भारत का उपराष्ट्रपति होगा वही राज्यसभा का सभापति होगा। तो जो भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं यही राज्यसभा के सभापति होते हैं। तो वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू हैं। तो वर्तमान में राज्यसभा के सभापति कौन है? तो वो वेंकैया नायडू ही हैं। ठीक है, अगर ये पूछा जाए उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितने वर्ष होनी चाहिए? तो उपराष्ट्रपति बनने के लिए जो न्यूनतम आयु है वो 35 वर्ष होनी चाहिए, जबकि राष्ट्रपति बनने के लिए भी न्यूनतम आयु 35 वर्ष ही होनी चाहिए। ठीक है, और उपराष्ट्रपति का वेतन कितना होता है? तो उपराष्ट्रपति का जो वेतन होता है वो 4 लाख रुपए होता है। और जो 4 लाख रुपए इन्हें दिए जाते हैं ये राज्यसभा के सभापति के लिए ही इन्हें दिए जाते हैं। ठीक है, और राष्ट्रपति का वेतन कितना होता है? तो राष्ट्रपति का वेतन 5 लाख रुपए होता है। अगर ये पूछ ले जाए कि उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो उपराष्ट्रपति का जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष का होता है। ठीक है, और भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के पहले उपराष्ट्रपति जो थे वो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो थे ये भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे। और वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति कौन है? तो वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू हैं। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और आपको मालूम होना चाहिए। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो उपराष्ट्रपति को जो शपथ है ये राष्ट्रपति दिलाते हैं। उपराष्ट्रपति को शपथ राष्ट्रपति दिलाते हैं, जबकि राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति को जो शपथ है ये सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। तो कंफ्यूज नहीं होना आपने, राष्ट्रपति को शपथ सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं, जबकि उपराष्ट्रपति को जो शपथ है वो राष्ट्रपति दिलाते हैं। ठीक है, ये सभी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, राज्य में राज्यपाल की केंद्र के द्वारा नियुक्ति किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कनाडा के संविधान से। हमारे संविधान में राज्यपाल की केंद्र के द्वारा नियुक्ति का प्रावधान किया गया है, जो कि हमने कनाडा के संविधान से लिया है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान किस आर्टिकल में किया गया है? तो आर्टिकल 155 में राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है। आर्टिकल 155 में ये कहा गया है कि जो राज्यपाल की नियुक्ति है वो हमारे भारत के राष्ट्रपति करते हैं। राज्यपाल की नियुक्ति हमारे भारत के राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन मंत्री परिषद की सलाह पर करते हैं। जैसे कि आप सब जानते हैं कि जो कार्यपालिका का नाम मात्र का प्रधान होता है वो हमारे भारत का राष्ट्रपति होता है, लेकिन कार्यपालिका की जो वास्तविक शक्तियां होती हैं वो मंत्री परिषद के पास होती हैं।
जिसका मुखिया जो होता है वो प्रधानमंत्री होता है। तो जो राष्ट्रपति हैं वो कोई भी कार्य जो है ना वो मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही करते हैं। तो राज्यपाल की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति ही करते हैं, लेकिन मंत्रिपरिषद की सलाह पर करते हैं। ठीक है। अगर ये पूछा जाए किस आर्टिकल में ये कहा गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, तो आर्टिकल 153। आर्टिकल 153 में ये कहा गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, और इसी आर्टिकल में ये कहा गया है कि एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकता है। ठीक है। और राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु कितने वर्ष होनी चाहिए? तो राज्यपाल बनने के लिए जो न्यूनतम आयु है वो 35 वर्ष होनी चाहिए। राज्यों के राज्यपाल का वेतन कितना होता है? तो राज्यों के राज्यपाल का जो वेतन होता है वो 3.5 लाख रुपए होता है। 3,50,000 रुपये इनका वेतन होता है। और राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? तो राज्यपाल को जो शपथ है वो उस राज्य के हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। जिस राज्य का वो राज्यपाल होता है उसी राज्य के हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं वो राज्यपाल को शपथ दिलाते हैं। ठीक है। और राज्यपाल का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो जो राज्यपाल का कार्यकाल होता है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है। अगर आप साधारण रूप से देखेंगे तो राज्यपाल को जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष का होता है, लेकिन इनका जो कार्यकाल होता है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है। राष्ट्रपति जब चाहे इन्हें इनके पद से हटा सकते हैं। तो इतनी इंपॉर्टेंट बातें थी इस क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को पद से हटाए जाने की प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अमेरिका। देखिए हमारे संविधान में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को पद से हटाए जाने की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है, जो कि हमने अमेरिका के संविधान से लिया है। तो यहाँ पे आपको मालूम होना चाहिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को किस आर्टिकल के तहत पद से हटाया जा सकता है। तो देखिए सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को आर्टिकल 124 के तहत पद से हटाया जा सकता है, जबकि हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को आर्टिकल 217 के तहत पद से हटाया जा सकता है। अगर ये पूछा जाए सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को शपथ कौन दिलाता है, तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को जो शपथ है वो राष्ट्रपति दिलाते हैं, जबकि हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को जो शपथ है वो राज्यपाल दिलाते हैं। ठीक है। अगर ये पूछा जाए सुप्रीम कोर्ट के गठन का प्रावधान किस आर्टिकल में किया गया है, तो आर्टिकल 124 में सुप्रीम कोर्ट के गठन का प्रावधान किया गया है, जबकि हाई कोर्ट के गठन का प्रावधान जो है वो आर्टिकल 216 में किया गया है। ठीक है। अगर ये पूछ लिया जाए वर्तमान में हमारे देश में कुल कितने हाई कोर्ट हैं, तो वर्तमान में हमारे देश में कुल 25 हाई कोर्ट हैं। जो 25वां हाई कोर्ट है इसे हाल ही में आंध्र प्रदेश के अमरावती में स्थापित किया गया है। और यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का नाम आया, तो इससे संबंधित तो बहुत से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि सीधे ही एग्जाम में पूछे गए हैं। तो सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई थी। तो सुप्रीम कोर्ट की जो स्थापना है यह 28 जनवरी 1950 को हुई थी। और सुप्रीम कोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो हरिलाल जे कानिया। हरिलाल जे कानिया सुप्रीम कोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश थे। और वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो शरद अरविंद बोबड़े। शरद अरविंद बोबड़े वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं। ये कौन से नंबर के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं, तो ये हमारे भारत के 47वें मुख्य न्यायाधीश हैं। अगर ये पूछ लिया जाए सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों का वेतन कितना होता है, तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों का जो वेतन होता है वो 2.5 लाख रुपए होता है, जबकि सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं यानी कि जो चीफ जस्टिस होते हैं इनका जो वेतन होता है वो 2,80,000 रुपये होता है। ठीक है। अगर ये पूछा जाए सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों का जो कार्यकाल होता है वो 65 वर्ष की आयु तक होता है। 65 वर्ष की आयु में जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हैं ये खुद ही रिटायर हो जाते हैं। अगर ये पूछा जाए वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है, तो वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की जो संख्या है वो 34 है, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश है और 33 अन्य न्यायाधीश हैं। देखिए जब हमारा मूल संविधान बनकर तैयार हुआ था तो उस समय सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की जो संख्या थी वो 8 थी, जिसमें से एक मुख्य न्यायाधीश थे और 7 अन्य न्यायाधीश थे। लेकिन वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या 34 है। तो इतनी इंपॉर्टेंट बातें आपको मालूम होनी चाहिए थी इस क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में वित्तीय आपात को किस देश के संविधान से लिया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। तो जैसा कि अभी आपको स्टार्टिंग में क्वेश्चन में बताया गया था कि हमारे भारत के संविधान में 3 प्रकार के आपातकाल का उपबंध किया गया है। कौन कौन सा, एक तो नेशनल इमरजेंसी यानी कि राष्ट्रीय आपात, दूसरा था राज्यों में राष्ट्रपति शासन और तीसरा था वित्तीय आपात।
ठीक है। तो इन 3 प्रकार के आपातकाल का उपबंध जो है वो हमारे भारत के संविधान में किया गया है। आपको मालूम होना चाहिए वित्तीय आपात का उल्लेख किस आर्टिकल में किया गया है। तो आर्टिकल 360 में वित्तीय आपात का उल्लेख किया गया है। अगर ये पूछा जाए कि हमारे देश में अब तक कितनी बार वित्तीय आपात लगाया जा चुका है, तो अब तक हमारे देश में एक भी बार वित्तीय आपातकाल नहीं लगाया गया है, ठीक है। और नेशनल इमरजेंसी हमारे देश में 3 बार लगाई जा चुकी है, जबकि राज्यों में राष्ट्रपति शासन जो है वो लगभग 124 बार अब तक हमारे देश में लगाया जा चुका है। तो ये सभी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं, इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करिएगा और अपने फ्रेंड्स में शेयर करिएगा। हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्कार।